हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद की विदाई की है राज्यसभा से, वो बहुत ही दिलचस्प है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भावुक हो गए, रोने लगे, आंसू आने लगे, और ना सिर्फ एक तरफ आंसू आए बल्कि दूसरी तरफ भी आए। गुलाम नबी आज़ाद जी भी एक तरह से रोए अपने राज्यसभा से विदाई के वक्त पर। तो ये बहुत दिन के बाद इस किस्म का एक सीन देखने को मिला राज्यसभा से या लोकसभा से भी। इतना भावुक होकर के कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी एक मेंबर के लिए ख़ास तौर पर इतना रो रो करके उसने विदाई की हो, ये बहुत ही बिल्कुल नया तजर्बा है। बहुत से हमारे जो पत्रकार हैं, जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी तकरीबन 35 साल से तो इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे याद नहीं कि किसी ऐसे मेंबर को इस तरह से विदाई की गई हो। इस सब को समझने के लिए, चूँकि कांग्रेस और बीजेपी, और आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी का एक नारा था शुरू में जब ये हुकूमत आई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं, और फिर बाद में तो ऐसा लगने लगा कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने की तैयारी है। और जिस तरह से कानून पास किए गए, क्या क्या हुआ लोकसभा राज्यसभा में पिछले तकरीबन एक साल में, अगर ख़ास तौर पर देखें, वो सब आपके सामने है। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर ये प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से आखिर क्यों किया? और ऐसा लग रहा था जैसे टीवी स्क्रीन पर उन्हें रोता हुआ देख करके मेरे ख्याल से अंधभक्त तो रोए होंगे, लेकिन अंदर अंदर उन्हें ये ख्याल आ रहा होगा कि यार ये मुसलमान के लिए ऐसा क्यों रो रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। चूँकि मुसलमानों के लिए तो नफ़रत पूरी पार्टी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के साथ इतना अच्छा रवैया क्यों है? आखिर क्या कुछ है? आप इसके बीच में बिटवीन द लाइन क्या देखते हैं? देखिए, संसद में पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की संसद में एक रोने का मेलोड्रामा चल रहा है। अच्छा, मैं तो स्तब्ध रह गया। मुझे एक क्षण के लिए तो लगा कि गुलाम नबी आज़ाद शायद सदन में रिटायरमेंट के समय मर गए हैं। अच्छा। और उनके मरने की वजह से जो है मोदी जी इतने भावुक हो गए हैं, और अभी वो शायद सियासी मौत समझी जा रही थी। वो नहीं, सियासी मौत पर आदमी नहीं होता। मोदी जी जितने निर्मम हैं, हाँ। उन्होंने जिस तरह से अडवाणी की राजनीतिक मौत की, हाँ। जिस तरह मुरली मनोहर जोशी की मौत की, जिस तरह आप याद करिए 2019 में जब लोकसभा का आखिरी सेशन था, तब मोदी जी नहीं रोए कि मेरे गुरु और मेरे जो मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, ये बेचारे जो है जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के जाने पर जो रोने का ड्रामा किया, मैं उसे ड्रामा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जब भी मोदी जी को रोते हुए देखता हूँ तो मुझे मुग़ल आज़म फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि शहंशाह कभी रोया नहीं करते। अच्छा। याद है आपको भी? हाँ, बिल्कुल। तो शहंशाह का काम होता है राज करना। यानी जब आप देखेंगे अकबर सलीम के खिलाफ जो अपनी फौज लेके जा रहा है, और उसमें वो अपनी जोधाबाई को कहता है कि तुम्हें अपना सुहाग चाहिए या बेटा चाहिए, और तब वो कहता है कि शहंशाह रोया नहीं करते। तो बड़ी कुर्बानी करने वाला शहंशाह वही होता है जो कि राज के असूल को माने। अब मोदी जी क्यों रोए? आप देखेंगे जब पहली बार वो संसद में गए, उन्होंने संसद के आगे ढोक दिया, और तब अडवाणी जी ने उनकी प्रशंसा की, तब रोए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जब नोटबंदी हुई तो लोगों को पहले तो उन्होंने कहा कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, और फिर वो जो है गोवा जाके रोने लगे कि मैंने देश के लोगों के लिए अपना घर छोड़ा है। उन्होंने जो है, आप बहुत सारे मौके देखेंगे रोने के, 6 बार वो रो चुके हैं। अच्छा। अगर उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो सारे कारण कभी भी मुझे नहीं समझ आया कि आदमी रोने क्यों लगता है। तो मुझे हमेशा जो है हिंदी की लोकोक्ति है याद आती है कि रोना औरतों का और बच्चों का आभूषण होता है, कि बच्चे के पास जब कोई किसी चीज़ का कारण नहीं होता रोने लगता है। टीचर कहती है काम नहीं किया, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, रोने लगेगा। औरतें जो होती हैं खाना क्यों नहीं बनाया, नमक क्यों डाल दिया, वो रोने लगेगी। तो रोना जो है एक तरह से आदमी के मन में, जो कायर आदमी होता है वो जो है अपनी सारी बातों को आंसुओं से धो लेना चाहता है, और उसको धोने के लिए जो है मोदी जी
जिस ढंग से कल रोए, तो मैं एक चीज़ आप याद रखिए, मोदी जी अकेले में नहीं रोते। अकेले में तो टास्क करते हैं कि वाह वाह आज तो बेटे तूने बहुत अच्छा सीन फिल्मा दिया। जैसे एक्टर होते हैं, मैं एक्टरों को जानता हूँ, जब वो ऐसा ही मेलोड्रामा होता है तो जब वो कैमरा स्विच ऑफ होता है तो बड़े खुश होकर कहते हैं वाह वाह आज तो दुनिया जीत ली। तो मोदी जी का रोना जो है एक रणनीति के तहत होता है, एक सोची समझी साजिश के तहत होता है, और वो रोना इस बात के लिए होता है कि उन्हें एक बात पता है और आरएसएस को भी एक बात पता है कि हिंदुस्तान के लोग भावुक हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वो प्याज के दाम पर, किसी मर्डर के नाम पर, किसी भी नाम पर ज़्यादा धून वोट दे देते हैं। अकल को जो है हिंदुस्तान का आदमी घर की तिजोरी में बंद करके रखता है, उसका वो इस्तेमाल नहीं करता। कहता वोट ही है, देना है तो दे दूंगा, क्या जा रहा है। तो इसी तरह मोदी जी का रोना जो है मैं जब भी देखता हूँ, और कल का रोना विशेषकर कि वो जिस ढंग से रो रहे थे, अगर उसे दुनिया के सबसे बढ़िया मेलोड्रामिक सीक्वेंस में लिया जाए तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और मेरी एक तरह से ऑस्कर अवार्ड वालों को मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कि मोदी जी के रोने पर एक ऑस्कर अवार्ड जो है एक मोदी जी को मिलना चाहिए, ताकि भारत की फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हों या और दूसरे लोग हों जो मोदी जी की प्रशंसा करते रहते हैं, वो कहेंगे कि वाह भाई मोदी जी वाह, आपने क्या रोया है, हमने रोना सीख लिया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमदर्दी हासिल करने का कोई तरीका था? चूँकि आजकल प्रधानमंत्री जी किसान आंदोलन में फंसे हुए हैं, और वो अंदर अंदर मुझे आपकी ये बात ठीक नहीं लग रही कि वो अकेले में वो हंसते हैं और पब्लिक में आकर के रोते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान आंदोलन ने उन्हें अकेले में भी रोने पर मजबूर कर दिया हो और यहाँ आकर के वो आंसू निकल गए हो? ऐसा भी मुमकिन है ना? तानाशाह कभी नहीं रोते। अच्छा, तो आप मोदी को तानाशाह कह रहे हैं? नहीं, मैं तानाशाह नहीं कह रहा। हाँ। आप मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में रोए उसके बाद के सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे पे लगा है। हाँ। पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पे लगा है। अगर आप उसकी सारी फुटेज लेंगे, हाँ, लेके देखिए, आपको पता लगेगा उनके मन में वही भाव था, वाह मोदी वाह, क्या मजा कर दिया। तो उनके चेहरे से मैं कभी नहीं मानता कि उनका रोना वास्तविक है। अच्छा। रोता आदमी कब है? हाँ। जब उसके दिल को मर्मांतक पीड़ा लगती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या भाजपा के या आरएसएस के नाथूराम गॉडसे ने की थी, तो नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह कहा था कि लाइट हैज़ गॉन आउट, कि हमारे यहाँ प्रकाश जो है बुझ गया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, रोती हुई आवाज़ नहीं थी। उन्होंने कहा बापू हमें अकेला छोड़ गए हैं, लेकिन हमें उनके रास्ते पर चलना है। तो मोदी जी का जो रोना है, ये रोने के बाद किसी बात का, किसी पश्चाताप का, या तो पश्चाताप के आंसू होंगे कि किसी की माँ मर गई तो उसको उससे वियोग है तो होगा, या तो यशोदा बहन का नाम जिक्र हो तो मोदी जी रोए तो समझ आता है। लेकिन मोदी जी का जो पश्चाताप नहीं है, कोई मर्मांतक पीड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लॉय था जिसमें वो गुलाम नबी आज़ाद को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। और जिस ढंग से उन्होंने कहा कि 8 लोग श्रीनगर में मारे गए तो इन्होंने मुझे बताया, तो जिस आदमी ने भी मोदी जी का भाषण लिखा है, जो भी भाषण लिखता है, वो बड़ा नालायक आदमी है। वो इसलिए है कि जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई 2013 में, तो मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि मैं कितना कंसर्न हूँ गुजरातियों के लिए। और इस भाषण से पहले 2 दिन पहले ही चमोली में जो दुर्घटना हुई उसके ऊपर मोदी जी ने नहीं बोला। तो इसका मतलब जो आदमी लिखता है और टेलीप्रॉम्प्टर पे इनकी खबर डालता है, वो बेचारा इस बारे में अवज्ञ था और उसने जो है इस बारे का जिक्र नहीं किया। दूसरा, वो सोच रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद के सहारे मैं जॉय बिडेन को हैंडल कर लूँ, क्योंकि आप देखिए ट्रंप से तो मोदी जी की हाउ डू यू मोदी और नमस्ते ट्रंप वाला रिलेशनशिप था। लेकिन जॉय बिडेन जो है वो एक सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। और आप देखेंगे बड़ी अजीब बात कि जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद ने संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि इंटरनेट को बहाल किया जाना चाहिए, उसी दिन मोदी जी ने 4 घंटे में इंटरनेट को बहाल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो जॉय बिडेन का जो इनर कैबिनेट है उसमें 3 औरतें जो हैं, जो उनकी सलाहकार हैं, वो कश्मीर की हैं। और वो तीनों औरतें जो है गुलाम नबी आज़ाद के बड़े करीबी लोगों में हैं। और इसीलिए अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो मोदी जी रोकर गुलाम नबी आज़ाद के हमदर्द दिखाकर जॉय बिडेन से अपने लिए, देश के लिए, अपनी सरकार की करतूतों के लिए एक समर्थन मांग रहे हैं। ये मेरा मानना। अच्छा, जो खबर छपी है, मोदी जी ने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं आपके लिए,
तो क्या ये पार्टी में इनवाइट करने की कोई कोशिश हो रही है? मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि हमें ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी ज्वाइन कर लें और कश्मीर में बीजेपी का चेहरा बन करके उभरें गुलाम नबी आज़ाद। देखिए, आपको क्या लगता है? जो लोग गुलाम नबी आज़ाद को नहीं जानते, उनकी राजनीति नहीं जानते, वो उसी तरह की है जैसे ये सोचें कि फारूक अब्दुल्ला या उनका बेटा जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले। गुलाम नबी आज़ाद जो है आत्महत्या करना जरूर पसंद करेंगे, बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा, मोदी जी ने कहा कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है राज्यसभा की एक सीट जो है अहमद पटेल के आकस्मिक निधन से खाली हुई है। अगर मोदी जी ये घोषणा कर देते कल कि हम जो है गुजरात से गुलाम नबी आज़ाद को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए समर्थन देंगे, तो समझ आता है इनके आंसुओं में कोई सच्चाई है। ये वो जो आंसू हैं, ये अंदर खारे आंसू नहीं है, ये ग्लिसरीन डालकर जो फिल्मों में आंसू बहाए जाते हैं, वो वाले आंसू हैं। और इसीलिए इन आंसुओं पर मुझे कोई यकीन नहीं है। मोदी जी ने जो कमाई की है, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, और ये गुलाम नबी आज़ाद का जो एपिसोड है उसमें सीधा साधा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद की जो बची कुची इज्जत जो है कांग्रेस में है, उसे ख़राब करना चाहते हैं। और उसे ख़राब करने का तरीका यही है, जैसे कोई आदमी किसी पड़ोसन को अपनी बीवी के सामने कहे कि जब मेरी बीवी मर जाएगी तो मैं तेरे को अपने घर ले आऊँगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी बीवी तो उसकी दुश्मन हो गई, वो तो दुश्मन हो ही गई, फिर क्या रहेगा? तो मोदी जी ने यही कार्ड खेला है कि गुलाम नबी को कहा है कि तेरे साथ कुछ हो जाए तो तू हमारे यहाँ जाइयो। तो वो जो फिल्म की गाना है ना, मेरा दल खुला है तुम्हारा, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, ये जो कहानी है ये फिल्मों में अच्छी लगती है, वास्तविक जीवन में ये एक जो है षड्यंत्र है जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ मोदी जी ने खेला है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि गुलाम नबी आज़ाद वही कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, और उसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के दस्तखत थे लीडरशिप के मामले पर। क्या उस वाले सीक्वेंस से कहीं जोड़ करके ये देखा जाए कि ये बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं। कांग्रेस आज भी एक प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस आज भी एक आज़ाद पार्टी है जिसमें विरोधी अपनी बात कह सकते हैं। आप इसको उल्टा सोचो, अगर 23 सांसद या 23 नेता बीजेपी के मोदी जी के बारे में चिट्ठी लिखते हैं, तो आप समझते हैं वो बीजेपी में जिंदा रहेंगे, अब अंदर रहेंगे? उनके ऊपर अगले दिन ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, एनआईए आ जाएगी, और उनका जीवन जो है एक तरह से जीना जो है दूभर हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए, कांग्रेस आज भी एक जीवंत पार्टी है। उसमें अगर अपनी बात आदमी अपने पार्टी के फोरम पे नहीं कहेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कहेगा या ऑल इंडिया रेडियो पे कहेगा? तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात की और जो चिट्ठी लिखी, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे मानना चाहिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र का एक ही मतलब है विरोधी का सम्मान। पार्लियामेंट में भी आप यही करते हैं। जी। आप बोलते हैं कि जो विपक्ष का नेता है तो उसे कहते हैं ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर लीडर अपोजिशन अपनी बात कह रहा है तो तभी तो लोकतंत्र है। तो कांग्रेस में लोकतंत्र है, ये एक बात की पुष्टि है। और कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया, कोई उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही अभद्र बात जो होनी चाहिए। बीजेपी में आप कह के देखो, लोग ऐसी ऐसी बात कहेंगे कि जलालत से ही जो है गुलाम नबी आज़ाद मर जाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन या आसाम या किसानों, इन सब में से या इन सब की वजह से आजकल मोदी जी रो रहे हैं क्या? कोई ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा है, मोदी जी हंसते हैं, रोते नहीं हैं। आप समझिए मोदी जी हेडलाइन प्लानर है। वो हर 4 घंटे में ऐसी बात कहते हैं कि जो आज 4 घंटे पहले बात कही है, वो शाम तक जब तक मैं टिप्पणी करूँ, कुछ बोलूँ, जब तक उस पर लोगों की राय बने, तब तक वो बात गायब हो जाए। जैसे उन्होंने कहा आंदोलनकारियों को कि ये जो है आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं। जिस आदमी ने भारत के संविधान और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं पढ़ा, 1857 से लेकर 1947 तक पूरे देश ने आंदोलन किया। गांधी जी उसमें थे, पटेल थे, नेहरू थे और सारे लोग थे। अब ये मोदी जी की अगर परिभाषा चले तो लगेगा कि ये सारे आंदोलनजीवी थे और परजीवी थे। नेहरू जो अपनी रोरिंग जो प्रैक्टिस है उसे छोड़कर, और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए सरकार को अपनी संपत्ति दान कर दी। गांधी जी ने अपना जो है रोरिंग प्रैक्टिस छोड़कर जो है देश की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई। उनको मोदी जी ने पहले तो कह दिया है परजीवी हैं या आंदोलनजीवी हैं, और जो सिविल सोसाइटी आज के समय की उसको पूरी गाली दी कि तुम जो है हरामखोर हो, हराम के टुकड़ों पे पलते हो। तो ये बात करके मोदी जी ने सोचा कि एक तीर से 2 शिकार कर लूँ कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है 32% वोट हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो असम में हैं, उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद की जगह मैं होता
मैं होता तो मुझे, और गुलाम नबी आज़ाद ने या कभी गालिब को पढ़ा होता तो वो एक ही शेर में सारी बात खत्म कर देते। मोदी जी के रोने का जो है पर्दाफाश हो जाता कि गालिब का एक शेर है कि ये मिसाइल तज़व्वुफ़ तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवादा खार होता, कि हम तुझे भगवान का दर्जा देते लेकिन तू निकम्मा है, बेईमान है और तू जो है हर तरह से बेकार आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपने प्रधानमंत्री जी को शायद बहुत पढ़ा है, बहुत नज़दीक से देखा है। जिस तरह से आपने कहा कि ये असली आंसू नहीं हो सकते और इससे एक तरह से ग़ुलाम नबी आज़ाद की सियासी जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है उसको उन्होंने एक तरह से चौपट करने का काम किया है। ये बहुत ही अहम है, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग़ुलाम नबी आज़ाद भी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने एक लंबी पारी खेली है और कई बार वो कैबिनेट में रहे हैं, कई बार वो पार्टी के बहुत जिम्मेदार पोस्ट, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो वो शायद इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं और आपने सही कहा कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो वो एक तरह से खुदकुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।